नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति आप सभी को स्वागत करता हूं। हमने आपसे एक पिछली कक्षा में कहा था कि पूरे 12 वीडियो में हम संपूर्ण इतिहास पढ़ाएंगे आपको, जो कि हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर 50 महत्वपूर्ण तथ्य के साथ हमने वीडियो को कवर किया है। आज हम पूरे महाजनपद काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश और भी अनेक प्रकार के जो वंश हैं, इन सभी वंशों को कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ठीक है, क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। हमने एक एक प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। चलिए करते स्टार्ट क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से हम असंगत जोड़े। असंगत जोड़े को छांटना आपको है ना भैया। देखिए क्या होता है, एक साइड आपको महाजनपद देकर रखे हैं और एक साइड क्या देकर रखा है, आपको जोड़े देकर रखे हैं। तो असंगत जोड़े को छांटना आपको, यहाँ से अपन मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, चलिए बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। यहाँ से कवर करते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। असंगत जोड़ा कौन कौन से हो सकते हैं आपके, यहाँ से जो एक साइड देकर रखा महाजनपद का और एक साइड देकर रखा आपको उसकी राजधानी। तो महाजनपद देकर रखे हैं और देकर रखे उनमें क्या, उनकी राजधानियाँ। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रपुर। इंद्रप्रस्थ क्या है, इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। इसी इंद्रप्रस्थ को क्या बोलते हैं हम, इसी को एक और क्षेत्र इसका नाम बोलते हैं, क्या होता है, हस्तिनापुर। ठीक है, तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है, और एक और राजधानी क्या थी इसकी, हस्तिनापुर थी। आगे बात करें मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, देखिए थी राजगृह थी, क्या थी, राजगृह। मगध साम्राज्य की राजधानी महाजनपद, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। ठीक है, एक और इसकी राजधानी थी, इसका नाम था क्या थी, गिरिब्रिज। गिरिब्रिज भी एक राजधानी थी किसकी, मगध की। तो मगध की दो राजधानी थी, एक तो राजगृह, एक थी आपकी गिरिब्रिज। और ऐसे कुरु की भी दो थी, इंद्रप्रस्थ, एक थी हस्तिनापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधार जो महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। कौन सी थी, तक्षशिला। तक्षशिला क्या थी, गांधार गांधार महाजनपद की राजधानी थी। आगे बात करते हैं। आगे सूरसेन की राजधानी का शक्तिमती क्या, नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये इसकी सूरसेन की जो राजधानी भैया वो अलग है, तो ये देखा जाता है। तो आपको यहाँ पर सूरसेन की जो राजधानी पर बात कर लेते, चर्चा कर लेते इसके ऊपर। तो ये भी जो राजधानी जो है सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। क्या थी आपकी, मथुरा। मार्कर किधर गया अपना, यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन, लिखते हैं मथुरा। तो मथुरा किसकी राजधानी है, सुरसेन की है। उसके बाद बात करते हैं जो शक्तिमती किसकी भैया, चेदी की। चेदी महाजनपद की, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी, और सुरसेन क्या थी, मथुरा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कवर अच्छे से। हमने कितने महाजनपद पढ़ लिए, 2 3 4 5, कम से कम हमने 5 महाजनपद पढ़ लिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे स्लाइड में कवर करते हैं महाजनपद के और प्रश्न है तो हम आपको कवर कर देते हैं। इन एमसीक्यूज के माध्यम से आपका पूरा महाजनपद काल कवर हो जाएगा। आपसे बोला सबसे शक्तिशाली और विशाल महाजनपद कौन सा था। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कौन सा है, मगध जन। ठीक है, तो मगध जो था ना भैया सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल क्या था, महाजनपद था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मगध। और मगध के भी अभी आपको राजधानी बताई मैंने, एक तो गिरिब्रिज हो जाएगा, एक राजगृह हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ महाजनपद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, महाजनपद कितने हैं, आपसे एग्जाम पूछ ले। जैसे बोलते हैं कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र कौन सा, जैन धर्म का, जैन धर्म ग्रंथ कौन सा है, भगवती, भगवती सूत्र जैन धर्म का, भगवती सूत्र ग्रंथ। और बौद्धों का कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय। तो जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय। ये दोनों ग्रंथ में क्या होता है, महाजनपद की कितनी संख्या बताई है, 16 बताई है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में महाजनपद कितनी कितने महाजनपद बताएं, 16 बताएं। और 16 ही की क्या है, एक एक राजधानी यहाँ। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी की एक एक राजधानी रहे, किसी की 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो महाजनपद काल की बात कर ली हमने। अब देखिए टोटल 16 महाजनपद थे। देखो मैं आपको जनपद का, महाजनपद का पूरा टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। 16 महाजनपद जो थे ना भैया, इसमें से कितने आपके, इसमें से आपके जो 12 महाजनपद थे, कितने, 12। तो 12 महाजनपद जो थे भैया, इसमें से वो क्या थे आपके, राजतंत्र। किस थे, राजतंत्र। तो 12 महाजनपद जो थे ना भैया, इनमें राजतंत्री, राजा का शासन होता, किसका होता था, राजा का शासन। तो इसमें राजतंत्री थे। सॉरी देखिए इसमें 12 जो थे, इसमें क्या है आपका, राजतंत्री थे। और जो 4 थे, 4 दिन के गणतंत्र थे। क्या थे, तो ये 4 के आपको नाम याद जरूर अच्छे से रखना भैया कि 4 गणतंत्री कौन कौन से थे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 4 कौन कौन से,
4 गणतंत्र, एक तो थे आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर कुरु दिख रहा होगा, कुरु जो महाजनपद है ये भी गणतंत्र शासन था। इसके बाद में आएगा मल्ल, कौन सा आएगा, मल्ल, मल्ल भी क्या क्या हो जाएगा आपका, ये भी महाजनपद कैसा था, गणतंत्र था। इसके बाद में वज्जी, कौन सा, वज्जी, वज्जी क्या है आपका, वज्जी भी क्या जाएगा आपका, वज्जी भी गणतंत्र था। और एक अंतिम था आपका नाम क्या है, सुरसेन, ये सुरसेन भी क्या जाएगा आपका, सुरसेन भी क्या जाएगा आपका, ये भी क्या जाएगा आपका 4, ये है गणतंत्र। तो गुरु, कुरु, वज्जी, मल्ल और सुरसेन ये सभी क्या है आपके भैया, ये क्या जाएंगे आपके गणतंत्र महाजनपद है। बाकी जो 12 क्या है, राजतंत्र। ये स्लाइड में सब अच्छे से पढ़ लिया हमने महाजनपद काल पूरा पूरा भैया, गड़बड़ किसी को नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से तीसरी स्लाइड की बात करते हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। यहाँ पर देखा रखा प्रश्न आपका थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला प्रश्न देखते हैं हम कैसे क्या है। चलिए भैया, क्लास यहाँ से जनपद, जनपद का अर्थ क्या होता है, जनपद का जो अर्थ होता है क्या होता है भैया, जनपद का अर्थ होता है क्या होता है यहाँ पर, हाँ, ऐसा भूभाग जहां पर जन निवास देते हैं, ऐसा भूभाग यहाँ पर जहाँ जनता या जन लोग क्या होते हैं निवास करते हैं, उसको क्या होते हैं, जनपद बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जो स्थान जहां पर क्या होते हैं जनता जन लोग हम लेते हैं, उसे क्या होते हैं, जनपद बोलते हैं। हो जाए क्या, आगे बढ़ते हैं। जनपद का अर्थ क्या हो सकता है, ऐसा भूखंड जहां पर कोई जन निवास करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जन, जहां ऐसा भूभाग जहां पर क्या है, जन निवास करते हैं, जनता निवास करते हैं, उसको जनपद ही कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइड को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहता है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहता है, ठीक है। तो ये पुरालेख शास्त्र, पुरालेख शास्त्र क्या होता है, जो अभिलेखों के अध्ययन को कहता है, क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं पुरा शास्त्र, पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। अभिलेख शास्त्र मत लिख देना आप, ठीक है भैया। तो पुरालेख शास्त्र क्या है आपका, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा समय व्यतीत बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको जिस क्वेश्चन का डिटेल रहेगा उसको हम समझाएंगे अच्छे से आपको, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगार्की कौन है, ओलिगार्की किसे कहा था, ओलिगार्की जो है क्या थे, ओलिगार्की जो थे शासन सत्ता पुरुषों के एक समूह का हाथ में होती थी, उसी को क्या कहते हैं हम, ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है। जो सत्ता जो थी क्या पुरुषों के हाथ में होती थी, उसी को क्या कहते हैं हम, ओलिगार्की कहा था, ठीक है। शासन सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे क्या कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। जैसे गांव में देखा आपको मुखिया, घर में से पिताजी कैसे मुखिया थे, वो एक ही के हाथ में सत्ता स्थापित होती है, तो वो उसे क्या कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, साइड को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। चलिए, हाँ, पेरिप्लिप्स क्या है, इसका क्या अर्थ है, आपसे पूछ एग्जाम में पेरिप्लिप्स क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो बहुत दिक्कत खड़ी कर देते हैं, एक दो प्रश्न ना भी। आप तो पेरिप्लिप्स क्या है, इसका अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जो समुद्री यात्री, जो भारत आते थे समुद्री यात्री जो भैया, उनका उनको पेरिप्लिप्स कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया आगे बढ़ाते हैं, साइड को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, राजगृह का अर्थ क्या होता है, राजगृह का अर्थ क्या होता है, तो राजा का घर, क्या होता है, राजा का घर क्या होता है, राजगृह का अर्थ होता है, ठीक है। और राजगृह की हम बात करते हैं, ये क्या है, तो मगध जो था भैया, अभी बताया आपको मगध साम्राज्य में, ये मगध महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी, राजगृह थी, अभी हाल ही बताया। और राजगृह का अर्थ क्या होता है, राजा का घर, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थियों को। हम जल्दी जल्दी पूरे कवर करेंगे प्रश्न, इसमें बहुत सारे वंश हमने कवर किए हैं, ठीक है भैया। आपकी किसी यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप, या आप 12th में भी हैं, तो आपको, या किसी कक्षा में आप, ठीक है, तो आपके लिए बहुत रामबाण ये 50 ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। चलिए भैया, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी आपसे, ये संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे भैया, ये कौन थे आपके, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं अच्छे से, यहाँ पर साइड में मैं थोड़ा बता देता हूँ भैया इंपोर्टेंट फैक्टर कुछ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व में, सॉरी, तो 345 ईस्वी में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। बात करते हैं 322 में राजगद्दी पर बैठे थे ये, हो जाए क्लियर क्या। आगे बात करते हैं यहाँ पर, इनने क्या होता, किस वंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश की स्थापना की थी, हो जाएगा। इनने इस मौर्य वंश की राजधानी क्या बनी थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी किसने, आपके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते आगे यहाँ पर, इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था, इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था, कौटिल्य, क्या नाम था, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु का या प्रधानमंत्री का नाम क्या है, कौटिल्य है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्लियर क्या। आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया बढ़ाते हैं क्लास को आगे, ज्यादा आपको समझना नहीं है, इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया है।
चलिए, सबसे प्राचीन अभिलेख किसके शासनकाल के हैं, किसके शासनकाल में प्राप्त हुए? सबसे प्राचीन अभिलेख पूछ लिया आपसे किसके हैं, तो सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक के सबसे प्राचीन अभिलेख है किसके, अशोक के। तो अशोक के जो अभिलेख है क्या सबसे प्राचीन अभिलेख है, और अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख निर्माण करवाए थे। ठीक है, ये जाएंगे आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के बारे में बाद में जानेंगे, थोड़ा सा आगे और प्रश्न हमने रखे हैं सम्राट अशोक के, हम इनके बारे में जानकारी वहीं पढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्के का अध्ययन कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। सिक्के का अध्ययन क्या जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है भैया, ध्यान रखिए बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा समय व्यतीत बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको बहुत कम समय में आपको 50 क्वेश्चन कवर करवा देंगे। मनुस्मृति, मनुस्मृति ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, तो मनुस्मृति जो ग्रंथ भैया कब किस भाषा में लिखा, संस्कृत में। किस भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में मनुस्मृति ग्रंथ लिखा गया था। अब मनुस्मृति ग्रंथ के बारे में पढ़ ले थोड़ा सा भैया। देखिए मनुस्मृति जो था ना भैया ग्रंथ, ये मनुस्मृति ग्रंथ किसने लिखा था, मनु ने लिखा था। किसने लिखा था, मनु। मनु ने मनुस्मृति ग्रंथ लिखा है, वो भी संस्कृत भाषा में। ठीक है, और यह क्या होता है, कानून, सबसे पहला कानून, ये कानून की बात मनुस्मृति में कही गई थी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, साइड क्या आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। स्तूप का क्या अर्थ होता है, स्तूप का अर्थ क्या होता है? ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि स्तूप का अर्थ क्या होता है, तो स्तूप का अर्थ होता है टीला। क्या होता है, टीला। देखिए आपको दिख रहा है टीला, ये इसी का क्या था, स्तूप का अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ाते क्वेश्चन को। हरिसेन कौन थे, हरिसेन कौन था आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो हरिसेन कौन थे आपके, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। कौन थे आपके, समुद्रगुप्त के राजकवि कौन आपका, हरिसेन है। ठीक है, हरिसेन कौन थे आपके, राजकवि है किसके, समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे, हरिसेन थे। हरिसेन की बात करते हैं थोड़ी जानकारी। इनके द्वारा क्या होता है आपका, प्रयाग प्रशस्ति। क्या लिखा, इनके द्वारा एक पुस्तक या लिखा गया, प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा ही। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी आपकी, हरिसेन लिखी। इसी प्रयाग प्रशस्ति क्या बोलते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसमें जिसका किसका वर्णन मिलता है, समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? ठीक है, तो आपको दिख रहा है मैंने लिख दिया है, कहां पर, अवंती। अवंती के कौन थे आपके, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक यहाँ के राज्यपाल थे, स्थापित थे अवंती के। आपसे बोलिए उज्जैन शहर का पहला नाम क्या था, तो ये आपको लिख दिया यहाँ पर क्या है, अवंती। ठीक है, अवंती क्या है, उज्जैन का पहला प्राचीन नाम है, और इसी के कौन थे, सम्राट अशोक क्या है, राज्यपाल नियुक्त किया था इनके पिता के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड को। चाणक्य कौन थे, चाणक्य कौन थे भैया, तो चाणक्य की बात करते हैं यहाँ पर कौन थे, चाणक्य जो भैया क्या हो जाएंगे आपके, प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री थे भैया, ये आपके अभी हाल ही बताया था आपको मैंने, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री और गुरु थे। ठीक है, चाणक्य। आगे बढ़ते हैं, चाणक्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या हम अच्छे से, हाँ थोड़ा चाणक्य के बारे में जान लेते भैया ना। चाणक्य के बारे में तो मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूँ मैं आपके यहाँ साइड में। देखिए चाणक्य जो थे भैया, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु या प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, इनका नाम क्या क्या है, तो चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, कौटिल्य कहा जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं भैया, इन्हीं को बोलते हैं विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक, अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ने पुस्तक लिखी थी किसने, चाणक्य ने। इसमें किसका वर्णन मिलता है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आपसे बोल दे कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं, बोल दीजिए किसको, कौटिल्य को कहा जाता है। हो जाएगा, भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं। हो जाएगा, उनकी पुस्तक को क्या होता है, प्रिंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी पुस्तक को प्रिंस कहा जाता है, और इनको क्या कहता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, किसको, चाणक्य को। चलिए चाणक्य के बारे में जान लिया, ज्यादा समय खर्च नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इनके बारे में इतने महत्वपूर्ण तथ्य थे। चलो साइड के आगे बढ़ाते हैं यहाँ से जल्दी से जल्दी। हम उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थी को। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो क्या था आपका, इंडिका। अब ये इंडिका क्या नाम है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। इसने भैया मेगास्थनीज जो था ना भैया, एक क्या था, देखिए तो ये कि यात्री था, विदेशी मतलब बाहरी एक विदेशी यात्री था जो भारत आया था। ठीक है, अब विदेशी जो यात्री था, इसलिए एक पुस्तक जिसका नाम था, क्या नाम था, इंडिका। अब सुनना भैया, मेगास्थनीज के बारे में पढ़े थोड़ा सा। हाँ भैया मेगास्थनीज के बारे में बताता हूँ आपको यहाँ फैक्चुअल था। ठीक है, इंपोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है मेगास्थनीज के बारे में। चलिए मेगास्थनीज क्या था, मेगास्थनीज को भारत किसने बचाया, एक क्वेश्चन तो ये। तो भारत मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने, किसने, सेल्यूकस ने क्या हुआ था, मेगास्थनीज को भारत पहुंचाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो भारत में आने वाला प्रथम राजदूत, यहाँ भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था, क्या था, राजदूत।
ये भारतमाला प्रथम राजदूत था कौन, आपका मेगास्थनीज। उसको किसने पहुंचाया था, सेल्यूकस ने पहुंचाया था। आगे बात करते हैं इनके बारे में। मेगास्थनीज भारत कब आया गया, तो 304 से लेकर 299 तक भारत में रहा, मतलब 300 में भारत था, 299 भारत से चला गया। कौन, मेगास्थनीज। इसने भारत के आंखों देखी घटनाओं का सबका वर्णन किसमें मिला किया, इसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। तो भारत का आंखों देखी घटना का वर्णन किस पुस्तक में किया है, किसने, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मेगास्थनीज के बारे में जानकारी होगी। अब ये देखिए, यदि पुस्तक पूछ ले आपसे इंडिका किस भाषा में लिखी है, तो ये ग्रीक भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी है, ग्रीक भाषा में लिखी है। तो हमने अच्छे से जान लिया मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, एक राजदूत था जो किसने पहुंचाया था, सेल्यूकस ने पहुंचाया था। किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत कब आया, 304 से लेकर 299, 304 में आया, 299 लौट गया। इसने पुस्तक लिखी, इसका नाम क्या था, इंडिका। वो किस भाषा में लिखी, ग्रीक भाषा में लिखी। चलिए बढ़ते आगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको सारी चीज। आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को हम। चलिए, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने के द्वारा करवाया था, तो सुदर्शन झील जो है भैया, इसका नाम पढ़ लेते हैं। सुदर्शन जो झील थी, इसका पुनर्निर्माण किसे, रुद्ररामन ने। रुद्ररामन राजा ने क्या हुआ था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था, किसका, सुदर्शन झील का। चलिए, सुदर्शन झील जो निर्माण करवाया था भैया, ये रुद्ररामन ने करवाया था पुनर्निर्माण। और बात करते हैं इस झील कहां पर स्थित है, तो यह झील गिरनार में स्थित, कहां स्थित है, गिरनार। गिरनार कहां आता है भैया, आपका जूनागढ़, राजस्थान, गुजरात में आता है। तो गिरनार कहां आता है, आपका जूनागढ़, गुजरात। ठीक है, और यही बात करते हैं सुदर्शन झील का वर्णन किस में मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग क्षेत्र वर्तमान में कहां स्थित है, एग्जाम आपसे पूछेगा, वेरी वेरी मोस्ट टाइम प्रश्न है। ठीक है, कलिंग क्षेत्र वर्तमान में कहां पर स्थित है। देखिए, तो कलिंग कहां पर आपका आता है, यह जाएगा कौन, उड़ीसा में। तो कलिंग आज वर्तमान में कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अब कलिंग मैंने साइड में देख लिख रहा है आपका कलिंग युद्ध, लिखा आपका सामने क्या मैंने, तो कलिंग युद्ध लिखा है मैंने साइड में यहाँ पर। तो कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो कलिंग युद्ध के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। कलिंग युद्ध जो था भैया कब हुआ था, 1900 नहीं, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ था। इस कलिंग युद्ध के बाद से क्या, देखिए ये युद्ध इतना बहुत भयंकर तरीके से हुआ था, जिसमें क्या होता है, इतना खून खराबा हुआ था कि अशोक ने सोचा था कि मैं जीवन में इस युद्ध के बाद में कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा ना भैया। तो इसी युद्ध की बात करते हैं, तो युद्ध की बात करते हैं, तो इस युद्ध की बात करते हैं हम, तो क्या जाएगा आपका 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, किसके, अशोक के मध्य, अशोक द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद में अशोक ने कभी अपने जीवन में युद्ध नहीं किया, और इस युद्ध के बाद में अशोक ने क्या, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू धर्म से क्या बन गया, वो बौद्ध बन गया। क्या बन गया, बौद्ध। अशोक क्या बन गया था भैया, बौद्ध। हिंदू से किस धर्म ग्रहण किया इसने, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड तो तेज नहीं भैया, देखिए बता दीजिए मुझे, स्पीड तेज तो धीरे कर लेते हैं हम। ठीक है, समय कम है अपने पास और हमें डाटा ज्यादा पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी.एस. सुधाकर कौन थे, तो ये कौन थे आपके, ये भैया संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे, संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने महाभारत के पक्ष में कुछ बात लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। यहां से कौन से वंश को उनकी मातृ नाम से चिन्हित किया था, मतलब मातृ नाम से चिन्हित किया था, मतलब क्या होता है, माता का नाम चिन्हित किया था। तो जगह कौन सा वंश आया, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो भैया राजा हुआ करते थे, उनकी माता का नाम उनके नाम के आगे रखते थे। ठीक है, तो उसी सात वंश की जो था, इसमें माता का शासन चलता था, और माता का नाम पुत्र के नाम के आगे लगता था। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। चलिए भैया कवर करते हैं। चलिए पेट लगा गया। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचयिता कौन है, तो अभी आपको बताया था मैंने उधर भी, जब आपने चाणक्य के बारे में पढ़ा था। ये कौन थे आपके, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र लिखा है। विष्णुगुप्त को कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त को क्या बोलते हैं हम, चाणक्य भी कहते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछ ले इसमें कि अर्थशास्त्र में किसको लेकर मिलता है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और क्या थी, राजनीतिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है इसमें, किससे, मौर्य वंश का। चलिए भैया आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। प्रभावती गुप्त का विवाह किस राज परिवार में हुआ था। ठीक है, तो प्रभावती गुप्त जो थी भैया, इनका विवाह किसके साथ हुआ था, ये बात करते हैं, वो भी करते हैं हम चर्चा अच्छे से। तो ये जो थे भैया प्रभावती गुप्त, प्रभावती जो गुप्त थी, इनका जो विवाह हुआ था भैया, वो किस राजवंश में हुआ था, हुआ था आपका कौन सा, वाकाटक वंश। वाकाटक का जो वंश था, इसमें प्रभावती गुप्त का विवाह था। ये किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ना भैया, इनकी पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनकी पुत्री थी कौन, आपके प्रभावती गुप्त। उनका विवाह किससे हुआ था आपका, किससे हुआ था, प्रसन्नजीत। ठीक है, तो ये जाएगा आपका प्रसन्नजीत जो था, उससे विवाह होता इनका, वो वाकाटक वंश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कितने सुंदर है ये, दिख रहे होंगे आपको वीडियो में।
आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को हम। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अभी आपको क्वेश्चन करवाया था, मरम्मत का काम भी किसने करवाया था अभी आपका, यह जो रुद्रामन ने करवाया था, पुनर्निर्माण भी इसने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम शताब्दी में सोने के सिक्के, प्रथम शताब्दी में सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा चलाए गए थे? सोने के सिक्के किस चलाए थे प्रथम शताब्दी में? तो आपका नाम क्या है? कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासकों द्वारा क्या होता है आपका, सोने के सिक्के चलाए थे। अब हम थोड़ा सा कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी पढ़ लेते हैं, एग्जाम में इसके बारे में पूछेंगे कुषाण वंश के बारे में। मैं ज्यादा तो नहीं भैया, नॉर्मल आपको ऊपर ऊपर बताता हूँ कुषाण वंश के बारे में। तो जो कुषाण वंश है, यहाँ इनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश था, इसके संस्थापक कौन था आपका, आपसे एग्जाम पूछ ले, जो कुषाण वंश संस्थापक कौन था आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो कुजुल कटफिसेस। कुजुल कुजुल कटफिसेस कौन है? कटफिसेस, फीसेस। कुजुल कटफिसेस था कुषाण वंश संस्थापक, जिसने भी अपनी राजधानी क्या बनाई थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर 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 से राजधानी बनी थी। इस पुरुषपुर को ही बोलते हैं पेशावर बोलते हैं। तो कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की, उस राजधानी क्या बनाई? पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, इसी वंश का कौन राजा था आपको जानते हैं? इसी वंश के राजा था, इसका नाम क्या था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। तो कनिष्क इसी वंश का राजा है, सबसे प्रतापी सबसे वीर राजा। ठीक है, कनिष्क। हो जाएगी क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। कनिष्क ने भी द्वारा भी क्या राजधानी क्या पुरुषपुरी बसाई थी, ठीक बनाई थी। रफ कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। इनमें से कौन सा कथन इनमें से कौन सा कथन मतलब कथन को जमाना आपको है ना भैया, सही कथन को जमाना है किस पार से, कौन सी जोड़ी आपको मिलान करनी। ठीक है, कथन हम जानते हैं कैसे कैसे मिलाना है। चलिए पहले बात करते हैं कुषाण। कुषाण के भी हाल ही बताया था आपको मैंने, कुषाण का संबंध किससे रहेगा आपका? ये कनिष्क से रहेगा। किससे रहेगा? कनिष्क से रहेगा। मुद्रा शास्त्र क्या है भैया? तो मुद्रा शास्त्र किसका है? सिक्कों का अध्ययन किया था मुद्रा शास्त्र में। बाण भट्ट क्या है? तो बाण भट्ट क्या है? लेखक थे जिन्होंने क्या लिखी थी पुस्तक? हर्षचरित्र लिखी थी। इंडिका क्या है? इंडिका एक पुस्तक किसने लिखी थी? वो मेगस ने लिखी थी। अशोक कहाँ का राज्यपाल था आप जानते हैं? ये था अवंती। कहाँ का था? अवंती का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं स्लाइड को आगे हम। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक किस धर्म का अनुयायी था भैया? तो अशोक मैंने आपको अभी आपको वीडियो पीछे जो पीछे बताया भी मैंने, अशोक का नाम बताया भी था आपको। तो अशोक जो था भाई प्रारंभ किस वंश का था? सॉरी किस धर्म का था? हिंदू धर्म का। किसका? हिंदू धर्म का था। हिंदू धर्म का था। फिर बाद में किस धर्म का बना हुआ ये व्यक्ति बना बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म बना? बौद्ध धर्म का। तो भैया अशोक का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्लाइड मैंने खाली इसलिए रखी है अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए भैया, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या नाम था? बिंदुसार। सम्राट अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? राज्यपाल कहाँ के थे? राज्यपाल थे अवंती। कहाँ के थे? अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? अवंती के राज्यपाल थे। और क्या, सम्राट अशोक ने शादी किससे या विवाह किससे किया था? तो श्रीदेवी से। श्रीदेवी से, देवी से क्या होता है इनका विवाह होती, जो कि विदिशा की रानी होती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके पुत्र का नाम क्या है। इनके पुत्र का नाम, एक तो नाम है राहुल, इनके पुत्र का नाम राहुल, और एक है संघमित्रा। ठीक है, राहुल और संघमित्रा। अशोक जब भैया, अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाएगा, जब राहुल और संघमित्रा को क्या होगा? श्रीलंका बचाएगा। कहां पर? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या जानकारी? अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, और अशोक की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी भैया? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। और हम चर्चा करते हैं, इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। किससे ली थी? उपगुप्त से। उपगुप्त से क्या थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी अशोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भैया हम जल्दी कवर करेंगे चीजों का ना। अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ठीक है, दो लिपि का प्रयोग हुआ है। क्या नाम थे, क्या जाए आपका? ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख थे जो अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं, वो अभिलेख भैया जो है उनको किस लिपि में मिला है? वो एग्जाम पूछ ले, एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिपि जाएगा आपका? एक तो जाएगी खरोष्टी। ठीक है, कौन सी जाएगी? खरोष्टी। और एक हो जाएगा अरब आसाई यूनानी। ये दोनों लिपि हैं जो कि क्या होता है अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, इन लिपियों में तो ध्यान रखेंगे इस बात का अच्छे से आप। सॉरी, ये नहीं है शायद, ये है। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ ये नहीं है, ये है ना। अशोक के जो अभिलेख जो अफगानिस्तान मिले वो मिले अरमाइक से। ठीक है, हम गलती नहीं करेंगे। अरमाइक से क्या होता है? अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख जो मिले हैं उसमें अरमाइक और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया है, लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
गड़बड़ नहीं करना भैया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां से। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी आपको बताओ तो क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी भैया? पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी भैया? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। इसी को पाटलिपुत्र का क्या बोलते हैं? हम पटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटना। पटना ही किसे? पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है। और पटना कहाँ था? बिहार में आता है। और पटना जो किस नदी तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा आपका? पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े? भाई ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, एग्जाम आपसे पूछा गया है कई बार, भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। अशोक के जो अभिलेख किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख पढ़े थे। ठीक है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब पढ़े थे? 1838 में पढ़े थे शायद। ठीक है, शायद तो नहीं, 1838 ही ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निश्चित है, बिल्कुल ना भैया, 1838 में ही पढ़े गए थे। कैलाश मंदिर कहां पे स्थित? पिछली बार एग्जाम में पूछा वो प्रश्न भी यार, 2 नंबर में एग्जाम में पूछा गया था। और अभी एसएससी रेलवे वाले ने बहुत बार ये प्रश्न पूछा, कैलाश मंदिर कहां पे स्थित है? ठीक है, तो कैलाश मंदिर कहां स्थित है आपका? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में पूछ लिया कहां पर? तो एलोरा की गुफा में। तो एलोरा की गुफा में क्या होता है आपका? कौन सा है? कैलाश मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए इतना खतरनाक दुमदारी से बैठा है, इसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े क्या हम? चलिए थोड़ा जानकारी, एक दो प्रश्न बता देता हूँ, ज्यादा तो नहीं भैया। समुद्रगुप्त के बारे में एग्जाम में आ जाता है, तो कभी एग्जाम में जाए तो उसको कवर करना है समुद्रगुप्त को। चलिए समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समुद्रगुप्त जो था भैया, समुद्रगुप्त जो था, ये क्या था? एक प्रतापी और वीर शासक था। ठीक है, इसी के दरबार में हरिश्चंद्र रहते थे। कौन रहते? हरिश्चंद्र। इसी के दरबार में हरिश्चंद्र रहता था, मैंने पिछले अभी क्वेश्चन बताया, हरिश्चंद्र रहता था, और इसने प्राग प्रस्थिति लिखी थी। और वही प्राग प्रस्थिति समुद्रगुप्त के शासन या शासन के, इसके जीवन के बारे में बताता है। ठीक है, इस प्राग प्रस्थिति की तो बात कर लेते हैं, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपका समुद्रगुप्त था, ये संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी था। ठीक है, संगीत प्रेमी। और ये किस संगीत प्रेमी था? ये तो वीणा वादक। ठीक है, वीणा बजाने का बहुत सकता है इसको, आपको समुद्रगुप्त को। ठीक है, और समुद्र क्या आता है आपका? इससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे उपाधि दी गई, एक और उपाधि, इसका नाम है कविराज। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है, तो कविराज भी कह सकते हैं, भारत का नेपोलियन कह सकते हैं। ठीक है, और वीणा वादक था ये, और इनके दौरान में हरिश्चंद्र रहता था। इसके ये तो इसके भैया, और क्या समुद्रगुप्त इतना इसको इतना वीर और प्रतापी कैसे बना? देखिए, दक्षिण भारत में क्या होता? 9 प्रांतों को, 9 प्रांत के राजाओं को हराया था एक साथ, और इसी साल में क्या होता है? इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, नेपोलियन क्या है? तो नेपोलियन बोनापार्ट एक व्यक्ति था, इसके इस रणनीति का प्रयोग किया था, उसने भी एक साथ में बहुत राष्ट्रों को हराया था। सेम ऐसा पैटर्न किसने अपनाया था? समुद्रगुप्त ने अपनाया था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम प्रश्न, एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने कराया था भैया? सम्राट अशोक ने करवाया था। अब सांची स्तूप की तो जान लीजिए आप। जिन विद्यार्थियों ने भैया सांची स्तूप के बारे में संक्षिप्त में पढ़ना हो, तो मेरा वीडियो डाला है, सोन सर सर्च करें यूट्यूब पर, आपको सांची स्तूप का एक संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखें। चलिए सांची स्तूप के बारे में बात करते हैं। तो सांची स्तूप कहाँ स्थित? रायसेन में स्थित है। कहाँ? रायसेन में स्थित है। ठीक है, इसको सम्राट अशोक ने बनाया था। ये सांची स्तूप की कुल संख्या कितनी? 3 है। कितनी है? 3 है। जिनमें से क्या होता है भैया आपका? जिसमें से क्या होता है आपका? 3 है, और तीनों की संख्या इसमें पुष्प में तो सुंग ने इसको तुड़वा दिया था सांची स्तूप को, इसमें एक अब क्या बचा है? इसकी एक ही संख्या बची है। ठीक है, इसको डिटेल से जानना आपको, तो मेरा नाम सर्च कीजिए सोहन सर, और आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा इसका सांची स्तूप का वीडियो। ठीक है, संपूर्ण। चलिए बढ़ाते क्लास को आगे। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? भैया फायन क्या चीनी यात्री था। भारत में आना पहला चीनी व्यक्ति कौन है आपका? फायन। कौन है? फाहियान है। ठीक है, फायन के बारे में पढ़ ले थोड़ा सा जानकारी।
ठीक है। फायन जो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो विक्रमादित्य के नाम से किसे जानता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं। और इसके दरबार में कौन आया था? आपका फायन भारत आया था। ये एक चीनी यात्री था। क्या था? चीनी था, चीनी यात्री था जो भारत को घूमने गया था और एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन सा आपका? हाँ, फायन। ठीक है। और इसने क्या था? भारत के या मालवा के या मध्य प्रदेश की जनता को बहुत समृद्ध, सुखी और समृद्ध बताया था। किसने? फायन ने। हो जाएगा क्या? ये चीनी यात्री है जो कि चीन से आया था, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचारक था। ये भारत में आया तो किसका? भारत में जब आया था उस समय कौन थे शासन राजा? कौन थे भारत के उस समय? मालवा क्षेत्र में आया था ये भैया ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है। यही थे कहाँ के राजा? उज्जैन के राजा है। ठीक है। इनके दरबार में कौन आया? इनके दरबार में कौन आता था? चंद्रगुप्त द्वितीय, फायन भारत आया था। अंतिम प्रश्न है, ये स्लाइड का पूरा देखिए भैया, इसके बारे में बात करते हैं हम। जिन विद्यार्थियों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे वो एक बार जाके जरूर देखें। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको कवर करवा दिए मैंने, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ साइड में भैया, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त वंश संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक है। आगे बात करते हैं। इनके बाद में इनका पुत्र कौन था? घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। ये भीम का पुत्र नहीं है, ये श्रीगुप्त का पुत्र। क्या नाम है? घटोत्कच पुत्र, घटोत्कच। ठीक है। चलिए, ये तो गुप्त वंश हो गया। गुप्त वंश के शासकों ने क्या हुआ? कौन सा राजधानी में थी? राजधानी कौन सी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो आ जाएगा आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक, प्रथम। और संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। ठीक है। चलिए, और इसी वंश का समुद्रगुप्त भी था। हो जाएगा क्या भैया? ये सारा अपने गुप्त वंश पढ़ लिया। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए सभी विद्यार्थियों का। आगे जिन विद्यार्थियों ने हमारे पूरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए। आपके ये प्रश्न मैंने कम से मान के चलिए आपके 100 से 200 प्रश्न कवर करवा दिए हैं। ठीक है। बहुत कम समय में एक्स्ट्रा फैक्टिव बताए आपको, और सारे फैक्टिव मोस्ट टाइम पे बिल्कुल एग्जाम पूछे जाएंगे आपसे, और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है भैया। चलिए भैया, क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।